नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं अंदर की बात मुज़म्मल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं अली वारसी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मुज़म्मल सोहरवर्दी साहब। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक सर। आज कुछ बड़ी खबरें हैं हमारे पास, जिनमें से सबसे बड़ी खबर जो है वो आज डॉन के ऊपर एक खबर पब्लिश हुई जुल्करनैन ताहिर की, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि बहरिया टाउन के ऊपर नैब ने एक नया केस बनाया, जिसके मुताबिक उनको 200 कनाल अराजी लाहौर के अंदर जो है वो दी गई। और ये नहीं बताया गया लेकिन कि ये किस दौर में दी गई, किस पार्टी की हुकूमत थी या केयर टेकर गवर्नमेंट थी, ये कब दी गई। आपके पास इस हवाले से क्या इतलात है? देखिए जी, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में दी गई और ये उस्मान बुज़दार पंजाब के वजीर आला थे, इमरान खान वजीर आज़म थे। बुज़दार साहब का तो कोई नहीं था। ये फरा गोगी ने दिलाई थी। ये कोऑपरेटिव की जमीन थी। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव होते थे उस्मान मौजम, जो लाहौर के डीजी एलडीए भी रहे, डीसी भी रहे। और वो उस वक्त उनको बड़ी प्राइस पोस्टिंग्स मिलती थी। उनको पहले फरा गोगी ने कहा कि ये 200 कनाल जगह जो है वो बहरिया टाउन को दे दें, कोऑपरेटिव की जमीन थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस तरह नहीं दी जा सकती, इसकी ऑक्शन होगी, ऑक्शन होके दी जा सकती है। तो उनको बड़ी अनसेरेमोनियली रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की पोस्ट से हटा के ओएसटी कर दिया गया और फिर कोई पोस्टिंग नहीं दी और उनके ऊपर पंजाब में जमीन तंग कर दी गई और वो सिंध चले गए। उसके बाद अपनी मर्जी के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव लगवा कर तो ये जमीन मलक रियाज साहब को, बहरिया को दी गई। ये बहरिया के अंदर 200 कनाल जगह कोऑपरेटिव की मौजूद थी, जो मलक रियाज साहब चाहते थे, लेकिन चाहते ये थे कि बस मुफ्त दे दी जाए। इसकी वो ओपन ऑक्शन के खिलाफ थे। उनका ख्याल था और लोग आके बोली लगाएंगे, लिहाजा ये उनको दे दी जाए। ना वो गवर्नमेंट रेट देने को तैयार थे, क्योंकि एक राय ये थी कि ये जो गवर्नमेंट रेट है वो वहाँ बहरिया की पोजीशन के हिसाब से वो बढ़ गया हुआ है, गवर्नमेंट का रेट, डीसी रेट। तो वो भी नहीं देने को तैयार थे। तो ये फरा गोगी ने दिलाई मलक रियाज साहब को, इमरान खान के दौरे हुकूमत में मिली। ये एक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव नहीं देने को तैयार था, उसको पंजाब बदर किया गया, तो दूसरे से फिर दिलाई गई। और ये उस वक्त मलक रियाज साहब का तूती बोलता था। उन्होंने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की छुट्टी भी कराई और अपनी मर्जी का लाके ये जमीन हथियाई। अच्छा सर, लेकिन इसमें नैब की जानिब से देखें ना, मलिक रियाज तो एक बिजनेसमैन है, उसको अगर आप कोई तरीका फायदा देंगे पैसे वैसे लेके, तो लेकिन राशि वल मुर्तशी वाला हिसाब तो यहाँ पर भी लगेगा ना। क्योंकि किसी दूसरे आदमी ने जो जिसने दी है उसका नाम क्यों नहीं लिया नैब ने? किसको बचाया जा रहा है? नहीं नहीं, सरकारी अफसर होंगे ना दूसरी तरफ तो। हम्म। आप समझे? दूसरी तरफ तो सरकारी अफसर होंगे। कोऑपरेटिव की जमीन है सरकार की, किसी अफसर के दस्तखतों से गई होगी। हम्म। दूसरी तरफ तो सरकारी अफसर होंगे। कोई इमरान खान की जाती जमीन थोड़ी थी जी मलक रियाज में चली गई थी, इमरान खान दूसरी तरफ होएगा। सरकार की जमीन से किसी अफसर के दस्तखत नाल गई है, वो अफसर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव है। मैं तो ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ये तो आपने बहुत बड़ी खबर दे दी है। इसको बल्कि जो है वो हाईलाइट भी करते हैं, अभी इसको चलाते हैं जरा सोशल मीडिया के ऊपर भी। पहली दफा ये हमारे पास खबर आई है कि ये जो जमीन थी ये उस्मान बुजदार साहब के दौर में फरा गोगी के कहने पर दिलवाई गई थी मलिक रियाज को। सर अगली खबर की तरफ चलते हैं, इसहाक डार और साहब। एक अफसर ने जब देने से इनकार किया तो फिर जी उसको पंजाब बदर करके नया अफसर अपनी मर्जी का ला के उससे दिलवाई। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अगली खबर की तरफ चलते हैं। वजीर खारजा इसहाक डार साहब जो हैं वो काबुल जा रहे हैं, और अभी कुछ दिनों पहले फॉरेन सेक्रेटरी वहां पर पहुंचे थे, और अब वजीर दाखिला वहां पर गए हैं। ये एक बड़ी खबर है। आप बताइएगा कि इस हवाले से ये 7 राउंड्स ऑफ टॉक्स के बाद वजीर खारजा का वहां जाना, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? देखिए, पिछले कुछ अरसे से काबुल में कंधारियों की और हकानियों की लड़ाई हो रही थी। कंधारियों और हकानियों के दरमियान पावर स्ट्रगल चल रही थी। इस बार पाकिस्तान, कंधारियों का ये ख्याल था कि इस पावर स्ट्रगल में पाकिस्तान हकानियों के साथ होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान के साथ हकानियों के जरिए बात की। लेकिन पाकिस्तान ने इस दफा ये पॉलिसी चेंज की कि वो काबुल के अंदर की जो लड़ाई थी कंधारियों और हकानियों की, उसमें फरीक नहीं बना और पाकिस्तान ने कोई रोल अदा नहीं किया कंधारियों और हकानियों की लड़ाई में। ना हकानियों की हिमायत की, ना कंधारियों की हिमायत की। पाकिस्तान ने कहा हमें आप दोनों से गिले हैं, हमारे मुल्क में दहशत गर्दी है, हम कंधारियों और हकानियों को बराबर जिम्मेदार समझते हैं। और आसिम मुनीर साहब ने अफगानिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करने का फैसला किया।
और उन्होंने कहा कि ये जो तालिबान की आपस की लड़ाई है, हम इसमें हिस्सेदार नहीं है, ना हमारा को पसंदीदा है, ना हमारा को गैर पसंदीदा है। अब जब कंधारियों ने वहां पे अपने रिट काफी कमजोर कर ली है और हक्कानी काफी कमजोर हो गए हैं और कंधारी काफी मजबूत हो गए हैं, तो मुल्ला हैबतुल्लाह ने अब पाकिस्तान से राब्ता किया है कि दहशतगर्दी की इस लड़ाई में हम पाकिस्तान के साथ ताउन करना चाहते हैं। जो ताउन ठीक। पिछले 6-8 माह से नहीं था, वो अब अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत बिलखसूस कंधार ग्रुप जो है वो करने के लिए तैयार है। अब इसके हम्म। फेजेस हैं। पहली बात तो यह है कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन्स हुई, हमने भी बॉर्डर बंद किए, वन डॉक्यूमेंट रजीम लगाई, बॉर्डर कई कई दिन बंद रहता था, हमने स्मगलिंग बंद की, हम अफगानियों को वापस भेज रहे हैं। जवाब में अफगानिस्तान ने कोल के ऊपर कुछ 54% टैरिफ लगाया। हम्म। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा कोल ही दरामद करता है, कोयला दरामद करता है, और ये ठीक। हमारे पावर प्लांट्स में भी यूज होता है, तो उसके ऊपर 54% टैरिफ उन्होंने लगा दिया। ये अब ओके। कल जो इसहाक डार साहब जा रहे हैं, उनके साथ बिजनेसमैन के डेलीगेशन जा रहे हैं, और ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक टैरिफ वॉर चल रही थी, एक तो टैरिफ वॉर है ना जो ट्रम्प चला रहे थे, एक हम्म। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी टैरिफ की जंग चल रही थी। उस टैरिफ वॉर का मुझे लगता है कल खात्मा हो जाएगा। और जो ठीक। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने टैरिफ्स लगाए हुए थे और कुछ पाकिस्तान ने जो टैरिफ्स लगाए हुए थे, वो दोनों अपने टैरिफ्स खत्म करेंगे, और कुछ टैरिफ जो है को जो उस हवाले से एक ब्रेक थ्रू होगा, जो मुझे नजर आता है। दूसरा ये है कि जहां तक अफगान है ना दहशतगर्दी की बात, इसको भी तालिबान कहते हैं दो हिस्सों में देखें। एक जो पाकिस्तान के गिले हैं बीएलए और बलोचों के हवाले से, वो हम्म। तालिबान अफगान तालिबान फौरन एड्रेस करने के लिए तैयार है। उनका मौकफ है कि आप हमें सबूत दें, हम बंदे पकड़ लेते हैं। उसमें जो जाफर एक्सप्रेस वाले थे, वो नरोज एक इलाका है ईरान के बॉर्डर के करीब अफगानिस्तान का, वहां से वो लोग फोन पर बात कर रहे थे। अब नरोज पे अफगान तालिबान का भी कोई खास इतना मजबूत कंट्रोल नहीं है, लेकिन अफगान तालिबान का ये कहना है कि अगर आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दें तो हम वहां से जाके बंदे पकड़ भी सकते हैं। उसके अलावा ठीक। भी बलूचों के लिए अफगानिस्तान में तालिबान क्रैकडाउन करने के लिए तैयार हैं और उनके सेफ हेवन्स खत्म करना चाहते हैं। टीटीपी को गैर मुसल्लह करना, वो कह रहे हैं कि एक मुश्किल काम है, ये लोग हमारे साथ लड़े थे, हम इनके साथ बातचीत के जरिए को आपको मामलात हल कर देंगे, लेकिन वो थर्ड फेज होगा। फर्स्ट फेज बलूचिस्तान होगा, और साथ साथ टीटीपी को कहा जाएगा कि कार्रवाइयां कम करें। इसीलिए आपको पिछले 1-1.5 हफ्ते में टीटीपी की कार्रवाइयां कम भी नजर आ रही होंगी, लेकिन ज्यादा बड़ा जो ब्रेक थ्रू है वो बलूचों के साथ है, और बलोच दहशतगर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। और ये दौरे में अभी फिलहाल दो चीजें मुझे लगता है कल मुमकिन हो सकेंगी। एक, टैरिफ्स पे बात को लोअर हो जाएंगे, और टैरिफ वॉर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, बिलखसूस जो कोल पे टैरिफ है वो अफगान तालिबान नीचे ले आएंगे, और फिर बलोचों के हवाले से टेररिज्म पर बातचीत हो जाएगी। तो मुझे कल के दौरे में ये दो ब्रेक थ्रू नजर आते हैं, टीटीपी वाला तीसरे फेज। ठीक हो गया, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो कोयला अफगानिस्तान से पाकिस्तान दरामद करता है, उसके ऊपर जो उनके अपने कुछ वो उन्होंने प्राइस उसकी इंक्रीज कर दी है, जिसको पाकिस्तान, क्योंकि टैरिफ तो जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से होंगे ना, जो दरामद कर रहा है कंट्री। नहीं नहीं, उन्होंने भी एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगा दिया ना, कि जो उनके यहाँ से जाएगा, तो वो अब पाकिस्तानी कोई वहां से कोल लाना चाहता है, तो अफगान गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ है कि अगर अफगानिस्तान से जी। बाहर जाएगा कोल तो इतना टैक्स देगा। तो ठीक हो उन्होंने गया, वो जो ठीक हो टैक्स लगाया हुआ है वो खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने भी टैरिफ्स लगाए हैं, गया। हम्म। वहां पर हमने ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर कुछ चीजें निकाली हैं, काफी कुछ किया है, लेकिन हम वहां से कोल ज्यादा लेते थे, तो उन्होंने कोल पर कुछ 54% टैक्स लगाया हुआ। ठीक हो गया। अच्छा सर, साथ साथ एक और भी इशू है, वो ये है कि आज ब्रिटिश मीडिया ने ये रिपोर्टिंग कर रहा है कि तालिबान की जानिब से, क्योंकि कोई तकरीबन 500,000 यानी 5 लाख आइटम्स थी, जो कि असलहे से रिलेटेड, असलहे की, जो कि अमरीकी फौजी इनखला के दौरान अफगानिस्तान में छोड़ा गया था। और ये जो 5 लाख आइटम्स थी, इसमें बंदूकें भी हो सकती हैं, ग्रेनेड भी हो सकते हैं, और भी दीगर चीजें हैं। वो सब की सब जो है वो तालिबान या तो बेच चुके हैं, स्मगल कर चुके हैं, या फिर वो ऐसे एलिमेंट्स को, जिसमें दहशतगर्द तंजीमें, जिनको अमेरिका भी
जो है वो दहशतगर्द तंजीमें गर्दानता है और अपने लिए खतरा गर्दानता है, जिनमें अलकायदा भी शामिल है, उनको वो बेच चुके हैं। क्या इसके हवाले से इसहाक डार साहब कोई बात करेंगे? देखिए, ये तो एक जॉइंट कमेटी बन रही है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका की, कि ये हम्म। असला वापस रिकवर करने के लिए कुछ इंसेंटिव का पैकेज होगा, कुछ दूसरा पैकेज होगा। और एक जॉइंट कमेटी भी प्रपोजल में है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका की, जो ये स्ट्रेटजी डिवाइन करेगी। लेकिन अफगान तालिबान का ये ख्याल मौक़िफ़ है कि ये सारा असला अब हमारी मलकियत है। लेकिन यकीनन जो दहशतगर्द तंजीमों के पास है, उसका उनके पास भी जवाब नहीं है कि अगर आपकी मलकियत है, तो उनके पास कैसे चला गया है। तो हम्म। वो जो दहशतगर्द तंजीमों से बायबैक करना है या उनसे छीनना है या कुछ करना है, उस सारे पर अभी बातचीत है और मैकेनिज़्म बनना है। लेकिन इस पर भी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका मिलकर काम करेंगे, क्योंकि ये असला तो अफ्रीका तक पहुँच गया है। ये तो अंडरवर्ल्ड कार्टेल्स के तहत अब सिर्फ़ अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान में नहीं है। हम्म। ये जॉर्डन में भी है, ये और आगे हूथियों के पास भी है, और ये वहाँ अफ्रीका के वो जो ट्राइबल वॉर है उसमें भी है। तो ये काफी जगह पहुंच गया है और ये अब एक ग्लोबल इशू है। ये सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका का इशू नहीं है, ये ग्लोबल इशू भी बन चुका है। तो इस पर बात होगी। सही। सर फाइनली आज एक बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया कराची के अंदर, जहाँ पर मोबाइल मार्केट के करीब एक अहमदी इबादतगाह के ऊपर टीएलपी के बारे में कहा जा रहा है, डीआईजी सैयद असद रज़ा साहब जो हैं, उन्होंने बात की है मीडिया से, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर टीएलपी के करीब 400 कारकुनान जमा हुए और एक शख्स जो है वो वहाँ पर कत्ल भी हो गया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में कि ये इस हवा हमें अहमदियों के हवाले से रियासत पाकिस्तान को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो पाकिस्तान में पुरअमन तौर पर कैसे रह सकते, और उनके बहरहाल जो भी उनका मजहब है वो इस्लाम नहीं है, उसकी उन्होंने इबादत करनी है, जो वो कैसे करेंगे और वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारेंगे, उनका माल कैसे महफ़ूज़ होगा, उनकी जान कैसे महफ़ूज़ होगी, और वो पाकिस्तान में एक आज़ादाना ज़िंदगी कैसे गुज़ारेंगे। तो इसके लिए रियासत पाकिस्तान को एक तरीक़ाकार तय करना पड़ेगा, और ये एक वाक़या नहीं है, ये हर रोज़ ये होने वाले वाक़यात हैं, और हर रोज़ जो है ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसके लिए एक नेशनल पॉलिसी, और ये टीएलपी और ऐसे जो मज़हबी गिरोह हैं, उनके साथ भी होगा कि वो क्यों मामलात अपने हाथ में लेते हैं। ये उनका मामला नहीं है कोई अहमदी क्या कर रहा है, वो इसको अपना मामला क्यों बना देते हैं, ये रियासत का मामला है, और मुझे तो ये रियासत की कमज़ोरी लगती है। बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की कि ये रियासत की कमज़ोरी है। ज़ाहिर है कि इसमें अवाम की भी शमूलियत होती है, मगर इसको जो है वो रियासती सतह पर देखने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपने लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने बताई हैं 2-3 हमारे पास बड़ी खबरें आई हैं कि के कल जो इसहाक डार साहब का दौरा है अफ़गानिस्तान, उसके अंदर क्या होने जा रहा है। साथ-साथ उन्होंने बताया कि बहरिया टाउन के अंदर ये जो ज़मीन थी, अराज़ी थी, ये किस तरह और किसने और किसकी मदद से मलिक रियाज़ के हवाले की। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब हमारे साथ रहने के लिए। नाज़रीन, आपको अगर प्रोग्राम पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी आरा से आगाह कीजिए। आप देख रहे थे अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। आदाब।